तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 24 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। देखिए, हम वही जानकारी आपको देते हैं जो आपके लिए जरूरी है। फालतू का डिटेल देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। कैसा पेपर आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, यही जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। बाकी जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी इस प्रश्न से संबंधित, वो भी हम आपको देंगे। चाहे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इस सारे प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कम समय में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को मुंबई में हुआ था। कुछ अन्य जानकारी देख लें उनके बारे में। तो वे भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मंत्री भी रहे थे। 1961 में अपने पिता जीवाजी राव की मृत्यु के पश्चात ग्वालियर के अंतिम नाम मात्र के महाराजा बने थे। कौन? जो आपके माधवराव सिंधिया थे। ठीक है, बाकी बात करते हैं तो 26वें संविधान संशोधन के बाद रियासतों को पूर्ण रूप से भारत सरकार में मिला लिया गया। यानी जब 26वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में राजा रजवाड़ों के पास जो भी जमीन थी वो भारत सरकार की जमीन हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस जिले में आता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। एक बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्य अभ्यारण्य है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब हम एग्जाम एनालिसिस पटवारी का ही करवा रहे थे। तो बहुत प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना, क्योंकि कंप्यूटर के सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और काफी फेमस है ये 32 पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किसका उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है ग्रेनाइट की चट्टानें। ठीक है, अगला प्रश्न आया था जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो बिना मीनार की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत में बिना मीनार की जो मस्जिद है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। एकमात्र ऐसी मस्जिद है जो बिना मीनार की बनी हुई मस्जिद है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अब वो मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है, तो आइए देख लेते हैं। तो चंदेरी की जामा मस्जिद में 3 संगमरमर के गुंबद, यानी चंदेरी में स्थित है ये जामा मस्जिद जो बिना मीनार की। ठीक है, अन्य सभी मस्जिदों की तरह मीनार नहीं है। इस जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी। तो पूछा जा सकता है कि भाई जामा मस्जिद है बिना मीनार वाली, तो नींव किसने रखी थी, क्योंकि एक टॉपिक व्यापम पकड़ ले रहा है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे आपका चंदेल वालों से प्रश्न आया था ना, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे। अब उसी खजुराहो से ही बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। आज भी खजुराहो से एक प्रश्न बना हुआ। ठीक है, काफी डीप प्रश्न था। तो बलबन के शासनकाल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। मस्जिद की बात करते हैं तो मस्जिद पत्ती, अलंकरण, सजावट और पुष्प और ज्यामिति स्वरूप में जो है इसकी सजावट की गई है। मस्जिद में 200 लोगों की क्षमता है और इस क्षेत्र की सबसे पुरानी मस्जिदों में से ये एक है। ठीक है, ये पूरी इतनी जानकारी काफी है आपको जामा मस्जिद बिना मीनार वाली के बारे में। चंदेरी में ये मस्जिद स्थित है। आजकल देखिए प्रश्न में जो है आपके प्रश्न पत्र में किले, मस्जिद, मंदिर, ये सब बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डीपली पढ़ करके जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं, इटली की जो महिला प्रधानमंत्री हैं वो अभी हाल ही में कौन बनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये करंट का है, प्रश्न है 2022 का। तो देखिए, राइट विंग की नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्योंकि जो पहली चीज जो भी हो रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहला कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, पहली बार कोई गोल्ड जीता है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की बात करते हैं तो इटली की राजधानी जो है वो रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पहले भी ये प्रश्न आया है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कहाँ पर स्थित है, तो संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। 2008 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। प्रश्न पूछा कि संजय कहाँ पर है, तो संजय सीधी में स्थित है। हमने आपको ट्रिक भी समझाई थी, संजय बहुत सीधा है, यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। लगातार हर एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम आपके पास में लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का भी हम कोऑपरेटिव का भी एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। इसके बाद पटवारी का करा ही रहे हैं, इसके बाद वो जेल पहरी का भी कराएंगे। ठीक है, वन रक्षक का भी हम कराएंगे। ठीक है,
चलिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किस राज्य से होकर के बहती है? प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान से बहती है। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए इस प्रश्न के बारे में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़, सैकोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर के बहती है। अब कोई भी जिला पूछ ले कि किस जिले के किनारे से जो है कौन सा जिला जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो चाहे राजस्थान का पूछे चाहे मध्य प्रदेश का पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इतनी ही जानकारी काफ़ी है। अब उसके बारे में पूरा मतलब खोजबीन कर करके और मतलब पूरा उस पे रिसर्च करके बताने से कोई मतलब नहीं है, आपका केवल समय बर्बाद होगा, ठीक है? इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है एमपी का, ऊपर-ऊपर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? प्रश्न पूछा गया है। आर्य भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते थे? आज जो है हिस्ट्री के भी प्रश्न आए हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न आया है, आर्यों से भी प्रश्न आया है, ठीक है? तो आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद हुआ करते थे, ठीक है? कहीं-कहीं पर बताया गया है कि आर्य जो है वो गौमांस खाते थे, हालाँकि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिया होता है दूध और जो है दूध से बने उत्पाद, ठीक है? अब एक प्रश्न बनता है कि गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? प्रश्न कई बार बन रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं, तो अब ऐसे ऊपर-ऊपर से जो नॉर्मल प्रश्न है हिस्ट्री के, वो बनेंगे अब। तो गाय को जो है मतलब आपके ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब है ना मारने योग्य, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी से संबंधित एक प्रश्न था कि इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो आइए देख लेते हैं, पूरा मुगल सल्तनत ही हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ना एक प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले बाबर आया था 1526 से 1530 तक, ठीक है? टाइम पीरियड भी पूछ रहे हैं। हुमायूँ आया था 1530 से 1540, एक कार्यकाल था। 1555 से 1556 दूसरा कार्यकाल था, ठीक है? अकबर आया 1556 से 1605। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि कंप्यूटर के 15 मार्च से लेकर के आज तक फर्स्ट फेज में जितने भी आपके पटवारी प्रश्न बने हैं, उनकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। कल आपको उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। वो भी वीडियो मुश्किल से 15 या 18 मिनट की होगी। लगभग 150 प्रश्न जो अभी तक आए हुए हैं बार-बार रिपीट होकर के, वो सारे प्रश्न कल आपको मिल जाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें, वो आपके पास में पहुँच जाए। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न का सही आंसर है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। संविधान में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखिए, राज्यसभा पूछ लिया है, इससे पहले पूछा गया था कि जो 2 लोग मतलब दोनों सदन एक साथ में जो बैठक करते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 108 में बताया गया है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के जानी है। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्तमान में बात करते हैं तो श्री जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं और 14वें उपराष्ट्रपति भी हैं भारत के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के किस मंदिर पर सर्वाधिक चित्रकारी की गई है? अब ये प्रश्न बना हुआ है, काफ़ी डीप प्रश्न है, इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया है, ठीक है? बाकी अगर मिलेगा जैसे ही तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में आपको बता देंगे, ऑप्शन नहीं मिल पाया, ऑप्शन मिलता तो आंसर भी मिल जाता, ठीक है? कवक अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इसीलिए कवकों को मृतोपजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत भोजन के ऊपर जो है आश्रित रहते हैं। दर्पण सूत्र से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, दर्पण सूत्र से अब न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं, यही पैटर्न चेंज हुआ है। पहले फिजिक्स के कम प्रश्न थे, अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो दर्पण का सूत्र देख लीजिए, जो भी पूछा गया होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है? जहाँ f फोकल लंबाई है, v दर्पण से छवि की दूरी है और u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। इनमें से कोई 3 चीज़ें दी गई होंगी, एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, ठीक है? तो सॉल्व कर सकते हैं आप। हँसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका सूत्र होता है, इसे हँसाने वाली गैस कहते हैं। अब आपसे शुष्क बर्फ पूछा जा सकता है, ठीक है? भारी जल पूछा जा सकता है, तो ठोस कार्बन CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, D2O को भारी जल कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है? दाँत का सबसे मजबूत भाग कौन-सा होता है? तो दाँत का सबसे मजबूत भाग इनेमल होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में तत्पुरुष समास से सुबह भी प्रश्न आया था, इस टाइम भी तत्पुरुष समास का प्रश्न बना है, ठीक है? छंद के बीच में रुकने, जब हम छंद के बीच में थोड़ा-सा रुकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको यति कहा जाता है, याद रखिएगा ये प्रश्न बना है। वाणिक छंद का एक उदाहरण फिर से पूछा गया है। इनमें से कौन-सा सममात्रिक छंद है? ये भी पूछा गया है। अनेकार्थी और विपरीत, विलोम ये सब पूछे जा रहे हैं। तत्सम, तद्भव भी 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सुबह भी पूछा था और इस टाइम भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण पूछा गया। अलंकार और छंद के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और वाच्य वगैरह बराबर पूछे जा रहे हैं। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य ये पूछा जा रहा है। कारक के भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेते हैं। सुबह संज्ञा पूछी थी लेकिन इस टाइम संज्ञा नहीं पूछी है। मैथ की बात करें तो परसेंटेज से वही 2 प्रश्न आ रहे हैं, डीआई के 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? एक आज इस टाइम जो है टेबुलर डीआई दी गई थी, टेबल वाला बार ग्राफ दिया गया था, ठीक है? और आज जो प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता में ताश के पत्तों वाली प्रायिकता पूछी गई है। सुबह आपसे डाइस पूछा था, इस बार ताश के पत्तों वाली प्रायिकता पूछी है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न आ रहे हैं
और घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी को इस बार मैथ में पूछा है। अब देखिए वो तो सीक्वेंस से लगा नहीं, चाहे मैथ माने चाहे रीजनिंग माने। तो 3.25 यानी 3:25 पर कितना कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है घड़ी में। ठीक है, तो घड़ी के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो कैलेंडर भी आगे आएगा, याद रखिएगा। बट्टा वाले प्रश्न पूछे गए, डिस्काउंट के प्रश्न पूछे गए, नॉर्मल प्रश्न। उसके बाद में पाइप और टंकी के प्रश्न भी पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं जो कैलकुलेटिव है। ठीक है, पॉइंट में दिया जा रहा है। कैलकुलेशन अच्छी कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑर्डर और रैंकिंग के प्रश्न सुबह भी बने, तो इस टाइम भी ऑर्डर रैंकिंग आई हुई है। साइलॉक्स के भी प्रश्न बराबर आ रहे हैं, मैट्रिक्स भी पूछा जा रहा है, डायरेक्शन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन भी पूछा गया है, और अल्फाबेटिकल वाली जो सीरीज होती है वो भी पूछे गए हैं। ठीक है ना, मतलब अल्फाबेटिकल वाली सीरीज दे दी, फिर इसके दाएं बाएं कौन सा, ये सब पूछा गया था। ठीक है, और वो शब्द निर्माण भी पूछा गया था, और एक शब्द दिया हुआ है, इनसे मिलकर के कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये भी पूछा गया था। ठीक है, और वो सिटिंग अरेंजमेंट में भी पूछा गया है, मतलब कि बैठा दे रहे हैं बाहर की तरफ मुंह करके, फिर पूछा जा रहा है इसके दाएं कौन है, इसके बाएं कौन है, ऐसा प्रश्न बन रहा है। रीजनिंग भी नॉर्मल बन रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको रीजनिंग को सॉल्व करने में। इंग्लिश की बात करते हैं तो वही एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 7 से 8 प्रश्न आए हैं, कंजक्शन भी पूछा गया है, इडियम फ्रेज के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, इडियम फ्रेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, पैराजंबल 4 प्रश्न आ ही रहे हैं, टेंस के 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, मिसस्पेल्ड के भी 2 प्रश्न बने हैं। प्रबंधन की बात करते हैं तो विपणन से 2 प्रश्न हैं, लेखांकन के 2 प्रश्न, मार्केटिंग से 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी करके जाइए। कंपनी से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, डैनियल की परिभाषा इस टाइम पूछी गई थी, और संगठन से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अगर आप एनालिसिस लगातार देखते रहे होंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल होता था, तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहले भी हमने इसको कराया था एनालिसिस में। ठीक है, चलिए बस टोपोलॉजी से प्रश्न बना है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच से कोई भी फाइल को हाइड किया जाता है, हाइड करने की शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की भी जो हमने वीडियो बना दी है, वो भी 12 मिनट की वीडियो है, आप देख लेंगे तो आराम से उसमें से सारी शॉर्टकट की फंस जाएंगी। इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको वो शॉर्टकट की वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अंडू रीडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी, मेमोरी के 2 प्रश्न पूछे गए थे, मेमोरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखी है तो जाकर के एक बार देख लीजिए, वहां से प्रश्न बन जाएगा, वो भी 15 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इनपुट आउट के प्रश्न बराबर आ ही रहे हैं। जीयूआई, कल हमने कोऑपरेटिव बैंक वाला जब एनालिसिस कराया था तो जीयूआई का फुल फॉर्म बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और आज वही प्रश्न आपके पटवारी में आ गया है। तो ये सारे प्रश्नों को कंपाइल करके हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं कंप्यूटर की, अगर वो आप पूरी वीडियो देख लेंगे, 15 मिनट की वीडियो होगी, तो वहां से आपके सारे प्रश्न कंप्यूटर के फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए बस टोपोलॉजी पूछा था, पावर पॉइंट के भी प्रश्न बन रहे हैं। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 65 के अप्रॉक्स प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब ज्यादा प्रश्न नहीं आ रहे, जो पहले 70-75 आते थे, अब 60 प्रश्न ही आ रहे हैं मैथ रीजनिंग के। हिंदी के पूरे 25, जीके और साइंस को मिलाकर के 55 से 60 प्रश्न तक आ रहा है, यानी जीके और साइंस का वेटेज अब बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर के 20 से 22 प्रश्न आ रहे हैं, और मैनेजमेंट के 22 प्रश्न आ रहे हैं। मैनेजमेंट अब सही आ रहा है, अभी तक 18-19 प्रश्न आ रहे थे, अब 22-23 प्रश्न मैनेजमेंट के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए टुडे शिफ्ट की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट का कट ऑफ 148 प्लस जाने वाला है, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी सी सरल थी, क्योंकि इसमें एमपीजीके के अच्छे प्रश्न जो होते हैं, जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, वो आपके 7 से 8 प्रश्न एमपीजीके के आए थे, और आपका हिस्ट्री के भी सिंपल प्रश्न आ गए थे, जैसे अगन्या, मतलब वो आपका आर्य वाला आ गया था, मुगल काल आ गया था। ठीक है ना, तो इस तरह से देखें तो ठीक ठाक थी। तो 148 प्लस अगर 145 148 की रेंज में जो है वो सेफ जोन में है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कल कंप्यूटर वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, वो पूरा पढ़ करके जाएंगे आप, तो आप आसानी से कंप्यूटर में 22 से 23 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को कंपाइल करके हम ले आए। ठीक है, बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, और हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस कराते रहेंगे जब तक आपका पटवारी समाप्त नहीं हो जाता है पेपर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो वन रक्षक जेल पहरी आने वाला है वो भी कराएंगे, एमपी पुलिस एमपीएसआई, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।